हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्तों, मैं पिछले क्लास के सेशन में 275 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था और आज बायोलॉजी के इस सेशन में बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है। 275 से जो क्वेश्चन है जो मतलब कि मॉडरेट किया हुआ है, आपको लगेगा कि याद है, लेकिन वैसा नहीं होने वाला है। कृपया इस सेशन को देखना ना भूलें और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीडियो में बोलना अच्छा बात नहीं है। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अगला क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 276 का कि जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है। तो ऑप्शन ए में दिया है पानी का खारापन, बी है बाहित मल जल प्रदूषण, सी है औद्योगिक प्रदूषण और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात वाहित मलजल प्रदूषण। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है। तो ऑप्शन ए में है सिफिलिस, बी है एड्स, सी में दिया है फाइलेरिया और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात एड्स। मतलब रिट्रो विषाणु एड्स का एक रोगजनक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला बोल रहा है कि कौन सा पिरामिड का भी उल्टा नहीं होता है। ऐसा कौन सा पिरामिड है जो कभी भी मतलब उल्टा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है जीव भार का, बी है ऊर्जा का, सी है संख्या का और डी दिया है आकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ऊर्जा का। मतलब ऊर्जा का पिरामिड का भी उल्टा नहीं होता है, मतलब हमेशा सीधा ही रहता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। बाह्य स्थान मतलब बाहर का स्थान। तो ऑप्शन ए में दिया पवित्र उपवन, बी है राष्ट्रीय उद्यान, सी है बीज बैंक और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात बीज बैंक। ये क्या आता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण में आता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हो गया कि पक्षियों तथा तितली का पंख कैसा अंग है। ऑप्शन ए में है एटाविस्टिक अंग, बी में है अवशेषी अंग, सी है समजात अंग और डी है असमजात अंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात असमजात अंग। मतलब पक्षियों तथा तितलियों का पंख है जो असमजात है, मतलब समान जात का नहीं है, अलग अलग जात का है। अब चलते हैं आगे बोला कि निम्न में से जैव अवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में है पारा, बी में है DDT और ऑप्शन सी में है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात DDT। मतलब जैव अवधिकरण का कारण माना जाता है DDT को। अब चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। तो ऑप्शन ए में है स्पोरोजोइट, बी है मीरोजोइट, सी क्रिप्टोजोइट एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात स्पोरोजोइट। अब चलते हैं इसी तरह से आगे। निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। तो ऑप्शन ए में है खंडित जीन, ऑप्शन बी है ट्रांसपोजोन जीन, ऑप्शन सी है जंपिंग जीन एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ट्रांसपोजोन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में है रूपांतरित चट्टान में, ऑप्शन बी में है आग्नेय चट्टान में, ऑप्शन सी है तलछट्टी चट्टान में एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात रूपांतरित चट्टान में। मतलब जीवाश्म में सामान्यतः रूपांतरित चट्टान में पाए जाते हैं। जीवाश्म क्या है तो आप लोग जान ही रहे हैं। चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है। ऑप्शन ए में दिया अमरबेल, बी है लेंटाना, सी है निपेंथिस और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात निपेंथिस। निपेंथिस क्या है, संकटग्रस्त स्पीसीज है। अब चलते हैं इसी तरह से आगे दिया हुआ कि ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है मानव वृषण में, बी है मानव अंडाशय में, सी है मानव यकृत में एंड ऑप्शन डी में दिया है मेढक के अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी अर्थात मानव अंडाशय में, मतलब ग्राफियन पुटक मानव के अंडाशय में पाया जाता है। चलते हैं इसी तरह से आगे। आगे बोल रहा कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए में है फेब्रोइन, बी है एल्ब्यूमिन, सी है ग्लोबुलिन और ऑप्शन डी है किरेटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात फेब्रोइन। सिल्क धागे में फेब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है या फेब्रोइन प्रोटीन मौजूद होता है। अब चलते हैं इस तरह से आगे। आगे बोला कि अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? पीएच मान वही, हाँ पीएच मतलब वही पीएच मान। तो ऑप्शन ए में है 7, बी में है 6, सी में है 5 और डी में है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 5, मतलब अम्लीय वर्षा में पीएच 5 होता है। अब चलते हैं उसी तरह से आगे। इसमें ऐसा क्वेश्चन बताया गया है कि जो मतलब एक बार इस वीडियो को एक बार या 2 बार रिप्ले करके देख लीजिएगा तो और कोई दूसरा चैनल पर वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है जो मतलब कि याद हो सके, समझें। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है कि ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? तो ऑप्शन ए में है घोंघा में, बी है तिलचट्टा में, सी है मोर में एंड ऑप्शन डी है मनुष्य में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात मोर में। इस तरह का मतलब लिंग निर्धारण मोर में देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। अब चलते हैं आगे। आगे बोला कि एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वह क्या है? हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है ना तो वो क्या है? ऑप्शन ए में है एस्टेरॉयड, बी में है लाइपोप्रोटीन, सी में है ग्लाइकोप्रोटीन और डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है वो किस तरह का है? ग्लाइकोप्रोटीन की तरह है। अब चलते हैं आगे। आगे बढ़कर निम्नलिखित किसमें पादप कार्य अगुणित होता है? देखिए पीछे भी बताए थे, उसमें क्या बोले थे कि निम्नलिखित किसमें पादप कार्य गुणित होता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? अगुणित बोल रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है शैवाल, बी है कवक, सी है ब्रायोफाइटा और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। सभी में जैसे कि ऑप्शन ए शैवाल भी हो जाएगा, कवक भी होगा एंड ब्रायोफाइटा भी हो जाएगा। ये सब क्या है? पादप कार्य अगुणित होता है। अब चलते हैं इसी तरह से आगे। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है एपोकॉर्पिक, बी में है एंडोकॉर्पिक, सी में है एंडोस्पर्मिक एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है बहुभ्रूणता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात एंडोस्पर्मिक। मतलब भ्रूणपोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन बोला कि अपघटक कैसे होते हैं? तो ऑप्शन ए में है स्वपोषक, बी है परपोषक, सी है ऑर्गेनोट्रोपस एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात परपोषक। मतलब अपघटक परपोषक रूप में पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए में है प्रतिलेखन, बी है स्थानांतरण और सी है डीएनए प्रवर्धकरण एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात डीएनए प्रवर्धकरण। मतलब पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का डीएनए प्रवर्धकरण उसका कार्य है। अब चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? ऑप्शन ए है गेहूं, बी है दाल, सी है चाय और डी है आम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात आम। मतलब आम का आनुवंशिक विविधता भारत में सबसे अधिक है, मतलब अत्यधिक है। अब चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ऑप्शन ए में दिया है एक्टोडर्म, बी है मीजोडर्म, सी है एंडोडर्म और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात मीजोडर्म। चलते हैं इस तरह से आगे। आगे बोले गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में है नाइट्रिफिंग जीवाणु, ऑप्शन बी में अमोनिफाइंग जीवाणु, सी में बोल रहा है कॉलिंग जीवाणु एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है मिथेनोजेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात मिथेनोजेंस। मतलब गोबर गैस प्लांट में मिथेनोजेंस जीवाणु
प्रयुक्त होता है या मौजूद होता है। अब चलते हैं आगे। अब का अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है। ऑप्शन ए में है गुरु बीजाणु धानी, बी में है गुरु बीजाणु, सी में है चलाजा और ऑप्शन डी में है लघु बीजाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात गुरु बीजाणु। मतलब गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु बनाता है, मातृकोशिका से गुरु बीजाणु बनाता है। ये ना कि गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणु बनाता है, नहीं, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु बनाता है। अब चलते हैं आगे। अब का अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, मतलब किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में है एमनियन द्वारा, बी में है कोरियन द्वारा, सी में है एलेंटोन्स द्वारा एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है बी तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कोरियन द्वारा। मतलब मनुष्य में अपरा का निर्माण कोरियन द्वारा होता है। अब चलते हैं आगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन बोला कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का क्या परिणाम हो सकता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है क्षय रोग, बी है पोलियो, सी बोल रहा है हेपेटाइटिस एंड डी बोल रहा है जीन उत्परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात जीन परिवर्तन। तो बस आज का सेशन में इतना ही, फिर मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।